इंटरिम बजट के बाद और इलेक्शंस के पहले पहला मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया है। तो आइए जानते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में क्या क्या चेंजेस थे, क्या बोले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब, और इनका इंपैक्ट आने वाले साल में किन किन चीजों पे होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस एल्गोरिदम में अच्छे रैंक कर पाए। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। सब्सक्रिप्शन वाला बटन जरूर दबाएं और आप हमें थम्स अप दें। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये सज्जन जो है शक्तिकांत दास साहब, ये आरबीआई के गवर्नर हैं, मुखिया हैं। हर दूसरे महीने पॉलिसी और लॉ के अनुसार हर दूसरे महीने, हर 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई द्वारा डिसाइड करी जाती है, उसका रिव्यू किया जाता है। उसका रिव्यू करने में कई सारे की पॉलिसी रेट्स होते हैं जिनमें चेंजेस देखे जाते हैं। तो उसी का रिव्यू आज हुआ है और हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया जाता है एक कमिटी द्वारा। तो पहले आपको कुछ क्षण में लगाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में बताने में कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आखिर में करता कौन है। एक कमिटी बैठी है जो कि एक एक्लेक्टिक कमिटी है। एक्लेक्टिक का मतलब है मिक्सचर है। इसमें आरबीआई के कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स का और भारत सरकार द्वारा नॉमिनेटेड कुछ सरकारी ऑफिशियल्स का। तो बैंक और नेता, इन दोनों के द्वारा अपॉइंट करे गए लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का पार्ट बनते हैं। कुल मिलाके 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर्स, 3 फ्रॉम द गवर्नमेंट जो कि सरकार द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, और 3 जो है आरबीआई, 3 आरबीआई के लोग होते हैं, जिसमें से एक गवर्नर होते हैं, यानी कि शक्तिकांत दास साहब ये गवर्नर है। ये ऑटोमेटिकली इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बन जाते हैं। तो 6 मेंबर, 3 भारत सरकार के, 3 आरबीआई के, और इसमें से एक जो है गवर्नर है जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। क्या करती है एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? इट फिक्सेस द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट या रेट्स हुए उनको फिक्स किया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। 2 मेंबर, 3 मेंबर जो है आरबीआई के होते हैं, चौथे, पांचवें, छठे सरकार द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, और गवर्नर जो है वो मेंबर भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? व्हाई इज मॉनेटरी पॉलिसी मेड? मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश की, सिर्फ भारत की नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की बनाई जाती है 2 ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए। पहला ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी महंगाई को या महंगाई पर निशाना साधने को इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। महंगाई को कंट्रोल में रखना जरूरी है। अब देखिए, कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा महंगाई कम करनी है, बल्कि आपको महंगाई को लिमिट में रखना है। तो पहली जो चीज है दैट इज टारगेटिंग इन्फ्लेशन। जब हम इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव यह होता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। वी वांट टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। कि आप प्राइसेस को स्टेबल रखोगे, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखोगे, ये सारी चीजों को स्टेबल रखने को क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और इसके साथ जो दूसरी अप्रोच होती है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि। ये एक तरीके से सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो जब हम बात करते हैं आर्थिक वृद्धि की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, इस इकोनॉमिक ग्रोथ के जरिए आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़े, इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम हो, लोगों को और ज्यादा रिसोर्सेज के लिए एक्सेस मिले। ये सारी चीजें जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। जैसा मैंने बताया, ये जो इन्फ्लेशन जैसा डायनासोर है, इसको आरबीआई को रेगुलेट करना है। इसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करता है, जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। सो व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम द आरबीआई एमपीसी? आरबीआई के एमपीसी से की टेकअवेज क्या है? बजट के बाद ये पहला जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें खास बात यह है कि बजट के ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए क्या आरबीआई ने भारत सरकार को सपोर्ट करा है? क्योंकि आरबीआई अलग संस्था है, भारत सरकार अलग संस्था है। उसको देखते हुए आरबीआई को ऐसा लगा या आरबीआई ने यह चाहा कि हमें पॉलिसी रेट्स यानी
रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, ये जितने रेट्स होते हैं इन सबको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आरबीआई हैज केप्ट पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड। पहले से रेपो रेट जो है वो 6.5% पे चल रहा था, एसडीएफ रेट जो है 6.25% पे चल रहा था, एमएसएफ और बैंक रेट जो है वो 6.75% पे चल रहा था। ये जो रेट्स हैं ये स्टैंडर्ड सेम रखे हैं, यानी आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट्स, जिन रेट्स पे बैंक लोन एक्सटेंड करता है उनको छेड़ना नहीं चाहता। सिर्फ आपको ट्रिविया इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बैंक रेट हुआ, एमएसएफ हुआ और रेपो रेट हुआ, ये वो रेट्स हैं जिन रेट पे आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, और उसकी अवध में जो इंटरेस्ट लेता है उसको रेपो भी कहा जा सकता है, एमएसएफ भी कहा जा सकता है, बैंक रेट भी कहा जा सकता है। तो ये अनचेंज्ड है, दीज रेट्स आर अनचेंज्ड। अब आती है आरबीआई के प्रोजेक्शंस की बात। आरबीआई का यह कहना है कि भारत ने जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट था, एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट भारत का पिछले साल तक इस फाइनेंशियल ईयर का यानी 2023-24 का एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट था 7%, और अब ये जो ग्रोथ रेट है जो एक्चुअल में अचीव होने जा रहा है वो है 7.2%। तो 7.2% ग्रोथ रेट को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने यही अनुमान लगाया है कि आने वाले साल में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी ग्रोथ रेट 7% के आसपास रहेगा, और रिस्क को ये पूरी तरीके से बैलेंस करेंगे। इसका पूरा ब्रेकअप जो है आप देख सकते हैं क्वार्टर वाइज दे रखा है कि पिछले साल क्वार्टर वन में 6.8% ग्रोथ रेट हुआ था, और अब क्वार्टर वन में 7.2% एस्टिमेटेड है। पिछले साल 6.5% हुआ था क्वार्टर टू में, अब 6.8% है। 6.4 हुआ था क्वार्टर थ्री में, अब 7.7% होगा। ये वाला जो क्वार्टर है ये फेस्टिव सीजन का क्वार्टर होता है, दिवाली, धनतेरस, भाई दूज, क्रिसमस, न्यू ईयर्स। और क्वार्टर फोर जो है, अभी क्वार्टर फोर चल रहा है 2023-24 का, भी खत्म नहीं हुआ है, तो इसमें एस्टिमेटेड है 6.9% रहेगा। तो हर क्वार्टर में हम पिछले क्वार्टर से बेटर परफॉर्म करेंगे। दिस इज एन एक्सट्रीमली गुड टारगेट। उसके बाद अनुमान लगाया जाता है सीपीआई इन्फ्लेशन की तरफ। सीपीआई इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जिसको हमें टारगेट करना है, कंट्रोल करना है, इसको अगर हम देखें 5.5% था अप्रैल से दिसंबर 2023 में, इसको कंट्रोल कर लिया गया है, या ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार और आरबीआई के एक्शंस के अनुसार ये इन्फ्लेशन जो है ये कंट्रोल होगा। सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 इज 4.5%। ये फिगर आपको याद रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। 4.5% का प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन टारगेट है, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वार्टर वन का है वो 5% है, क्वार्टर टू का 4%, 4.6%, 4.7% चारों क्वार्टर्स का है। इसका यदि एवरेज लगाया जाए तो रफली 4.5% का सीपीआई इन्फ्लेशन आता है, यानी सीपीआई इन्फ्लेशन पूरे 1 परसेंटेज पॉइंट से घटेगा, 5.4 से 4.5 पे आ जाएगा। इट विल रिड्यूस बाय 1%। इट इज अ वेरी बिग टारगेट, क्योंकि ये फाइनल इन्फ्लेशन है जो आपको, हमें कंज्यूमर्स को इंपैक्ट करता है। फिर बात आती है हेडलाइन इन्फ्लेशन पे। मैं आपको यह बता दूं, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन जो कि सारे जितने भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को एवरेज लेते हुए, उसका वेटेड एवरेज निकालते हुए, प्राइसेस में जितनी बढ़ोतरी हुई है या जितने भी प्राइसेस घटे हैं उसका वेटेड एवरेज लेते हुए हम फाइनली हेडलाइन इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। सो इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ऑयल रेट्स यानी क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, या वो बढ़े भी हैं पास्ट में। आरबीआई प्रोजेक्ट्स रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल का मतलब है कंज्यूमर साइड का इन्फ्लेशन है 5.4, और ये जो है वो घट के 4.5% हो जाएगा अगले साल में। मॉनेटरी पॉलिसी हैज टू रिमेन केयरफुली टू सक्सेसफुली नेविगेट द लास्ट माइल ऑफ डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है स्लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है लेकिन उसका रेट जो है वो स्लो है। RBI stresses it remains focused on aligning the inflation target of 4%, highly important। यहां पे आपको मैं ये बता दूं, भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो भारत का आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है या बताया गया है, दैट इज 4%। ये बताया गया था उर्जित पटेल साहब द्वारा। तो उर्जित पटेल की कमिटी थी और वो एक इन्फ्लेशन एक्सपर्ट है, जिन्होंने कहा था भारत का जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 4% होना चाहिए। तो
शक्तिकांत दास साहब का कहना है 4% को मद्देनजर रखते हुए हम अपने टारगेट पे हैं। फिर बारी आती है फॉरेक्स रिजर्व्स पे, इसके बारे में भी चर्चा हुई। फॉरेक्स रिजर्व्स में आप ये समझिए या ये मानिए कि भारत लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहेगा रेमिटेंसेस का। इंडिया विल बी द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। पिछले साल इस फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में भारत के जो रेमिटेंस की फिगर है वो $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। मतलब आप ये सोच के चलिए कितने लोग भारत के बाहर काम कर रहे हैं और कामयाब हैं कि भारत इतनी मैसिव रेमिटेंसेस रिसीव कर रहा है। India's forex reserve is at $622.5 billion, which is huge, comfortable for meeting all foreign obligations. So हमें अपने current account deficit की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। Lenders will have to provide key fact statements regarding loans to retail MSME borrowers. ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, तो ये बोला गया है। तो फॉरेक्स में वी आर डूइंग वेल। फिर बारी आती है एक्सचेंज रेट पे। जब हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, भारत का रुपया स्टेबल रहा है पिछले एक साल में। देखिए, आपने देखा होगा कि डॉलर का जो रेट चलता है, $1 बराबर रफली 82-83 रुपीस के आसपास रहता है। इट इज क्लोज टू 82 रुपीज, 83 रुपीज। ये वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पिछले एक साल में इतने जियोपॉलिटिकल टेंशंस के होते हुए भी ये जो है स्टेबल रहा है। दिस हैज बीन स्टेबल, ये एक अचीवमेंट है। तो इंडियन रुपी जो है इमर्जिंग मार्केट पेयर्स, मतलब बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में और एडवांस्ड इकोनॉमीज के कंपैरिजन में स्टेबल रहा है, और इसमें सबसे कम वॉलिटिलिटी यानी चेंजेस देखे गए हैं पिछले एक साल में। यह भी एक अचीवमेंट है। फिर बारी आती है आर्थिक तौर पे स्टेबिलिटी की, ठहराव की। ठहराव जो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यदि देखा जाए तो बैंक्स काफी स्टेबल रहे हैं। और हम स्टार्टअप की दुनिया पे नहीं जा रहे, वो तो फंडिंग पे चलते हैं, लेकिन बैंक्स जो है वो स्टेबल रहे हैं। गवर्नेंस फ्रॉम एनबीएफसी इंप्रूविंग व्हाइल द फाइनेंशियल सिस्टम इज रेजिलिएंट। रेजिलिएंट है मतलब फाइनेंशियल सिस्टम जो है उस पे किसी भी तरह का इंपैक्ट या उस पे कोई भी धक्का जो है वो झेलने की क्षमता रखता है। The domestic financial system remained resilient with healthy balance sheets of banks and financial institutions. बैंक्स जो है वो बिल्कुल स्टेबल चले हैं। किसी भी बैंक ने कोई हाई एनपीए रिपोर्ट नहीं करा है, कोई एज सच बहुत बड़ा डिफॉल्ट नहीं हुआ है, जिस वजह से बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर बारी आती है डेफिसिट पे इंपैक्ट की। डेफिसिट में हम बात करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट की। आपको मैं ये बता दूं, करंट अकाउंट डेफिसिट में बेसिकली ये देखते हैं जो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? जो हमारे पास इनकमिंग फॉरेन एक्सचेंज आता है, कैसे आता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, आउटवर्ड रेमिटेंसेस, ये चीजें जो है, इनवर्ड रेमिटेंसेस, ये चीजें जो है जिनके थ्रू हम फॉरेक्स कमाते हैं, माइनस जिन चीजों पे हम फॉरेक्स पे करते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आउटवर्ड रेमिटेंसेस, इन्वेस्टमेंट इनकम जो आई और गई, उसके बीच का जो डिफरेंस है, यदि हमारा जो रिसीट है वो आमदनी जो है वो खर्चे से कम है, तो डेफिसिट यानी कि लॉस होता है। इट डिक्लाइन टू 1% ऑफ जीडीपी इन Q2 फ्रॉम 3.8%। एक क्वार्टर में जो है डिक्लाइन करा है। देखिए, डेफिसिट का मतलब होता है एक तरीके से लॉस। हम अभी भी लॉस में हैं, लेकिन लॉसेस को मिनिमाइज किया गया है। The net balance under services and remittances is expected to remain in large surplus. आने वाले साल में remittances बहुत बड़ा नंबर रहेगा और सर्विसेज हम बहुत मैसिवली एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका नाम आपको मैं बताता हूं। देखिए, ये जो है ये है ट्रैवल सर्विसेज और बिजनेस सर्विसेज, सॉफ्टवेयर बिजनेस सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आईटी सर्विसेज, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं भारी मात्रा में, जिस वजह से हम गुड्स में, क्योंकि गुड्स देखिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स में सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में बिल हमारा गुड्स का ज्यादा होता है। इसको ऑफसेट करने के लिए अगर हम सर्विसेज को लेकर सरप्लस में हैं तो बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो इंडियाज एक्सपोर्ट सर्विसेज रिमेन स्ट्रांग फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफी हद तक कम हुआ है। फिर स्टॉक मार्केट पे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है। जो बैंक्स हैं उनके स्टॉक्स थोड़े हाई हैं, निफ्टी ने रीगेन करा है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि जो भी चीजें हो रही हैं, व्हाटएवर इज फंक्शनिंग, इसको देखते हुए भारत की आर्थिक स्थिति बाकी देशों के कंपैरिजन में काफी अच्छी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का जो मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो करें और उसके साथ बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हमारे वीडियोस जो हैं वो एल्गोरिदम में हाई रैंक कर सकें। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। आइए देखते हैं, 2016 में सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एमपीसी। नॉट करेक्ट पूछा गया है। इट डिसाइड्स आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। आरबीआई के बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करता है। 12 मेंबर बॉडी है इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। स्टेटमेंट गलत है। 12 मेंबर नहीं है, 6 मेंबर है, आपको बताया था। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, वहां पर आपको ये सारे पीडीएफ्स मिलते हैं। सो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।